हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एपिसोड 60। छत पर कुछ आहट सुनकर मेहरीन धीरे से छत पर जाती है और देखती है कि वहां पर अविनाश खड़ा है। अविनाश मेहरीन के करीब आता है और कहता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कल तुम्हारा निकाह है। अगर हम खामोश रहे तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही मेहरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। अविनाश ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक यकीन और वादा था। वो मेहरीन की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घर के आंगन में जलती लाइटें अब मध्यम पड़ने लगी थीं। शादी की तैयारियों की हलचल जो दिन भर शोर मचाती रही थी, अब थक कर खामोश हो गई थी। कभी कहीं से बर्तन रखने की हल्की सी खनक सुनाई देती, कभी किसी औरत की दबी दबी खांसी और फिर दोबारा खामोशी। ऐसी खामोशी जो दिल पर बोझ बनकर बैठ जाए। मेहरीन अपने कमरे में लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन उदास था। उसका दिल बेचैन था। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसकी आंखों से नींद जैसे कोसों दूर चली गई थी। उसकी आंखों के सामने अविनाश और उसकी छत पर हुई मुलाकात के दृश्य किसी फिल्म की भांति घूम रहे थे। अविनाश की वो कांपती आवाज और वो शब्द, कल तुम्हारा निकाह है, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तभी अचानक वो चौंक गई। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। उसने करवट बदली, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसके जहन में एक ही सवाल था, कल क्या होगा? क्या मैं घर से निकल पाऊंगी या फिर कल सब खत्म हो जाएगा? उसकी आंखें बरसने लगीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। धड़कनें बेकाबू होने लगीं। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आने को मचल रहा हो। वो धीरे से उठकर बैठ गई, फिर बेड से उतरी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी फैली हुई थी। अचानक उसकी नजर सामने रखे हुए शादी के जोड़े पर पड़ी। लाल लहंगा, सोने की भारी कढ़ाई किया हुआ, चमकता हुआ दुपट्टा। कमरे की मध्यम रोशनी में वो जोड़ा किसी कैदखाने की तरह लग रहा था। कांपती हाथों से उसने दुपट्टा उठाया। कपड़ा ठंडा था, लेकिन उसके हाथ जल रहे थे। उसकी उंगलियां उस जोड़े पर की गई कढ़ाई में उलझ गईं, जैसे वो कपड़ा उसे रोक रहा हो, जकड़ रहा हो। तभी अचानक वो चौंक गई। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने करवट बदली, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसके जहन में एक ही सवाल था, कल क्या होगा? क्या मैं घर से निकल पाऊंगी या फिर कल सब खत्म हो जाएगा? उसकी आंखें बरसने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। धड़कनें बेकाबू होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आने को मचल रहा हो। वो धीरे से उठकर बैठ गई, फिर बेड से उतरी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी फैली हुई थी। अचानक उसकी नजर सामने रखे हुए शादी के जोड़े पर पड़ी। लाल लहंगा, सोने की भारी कढ़ाई किया हुआ, चमकता हुआ दुपट्टा। कमरे की मध्यम रोशनी में वो जोड़ा किसी कैदखाने की तरह लग रहा था। कांपते हाथों से उसने दुपट्टा उठाया। कपड़ा ठंडा था, लेकिन उसके हाथ जल रहे थे। उसकी उंगलियां उस जोड़े पर की गई कढ़ाई में उलझ गई, जैसे वो कपड़ा उसे रोक रहा हो, जकड़ रहा हो। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। एक आंसू कपड़े पर गिरा, फिर दूसरा। वो सिसकते हुए बोली, ये सब मेरी बर्बादी का सामान है। ये शादी, ये रस्में, ये फैसला कुछ भी मेरा नहीं है। कहते हुए उसने दुपट्टा सीने से लगा लिया। उसका सारा वजूद कांप रहा था। उसने खुद से सवाल किया, मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बगैर क्यों लिया जा रहा है? उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए।
लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक बाहर आंगन से किसी औरत की आवाज गूंजी, जैसे वो किसी को आदेश दे रही हो। सुबह सूरज निकलते ही दुल्हन को तैयार करना है, सुबह जल्दी उठ जाना। ये सुनते ही महरीन के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें मारे खौफ के चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों में कल होने वाली रस्मों के दृश्य तैरने लगे। उसने घड़ी की तरफ देखा, अब कुछ ही घंटे रह गए थे। उसने आंखें बंद की, दिल ही दिल में अविनाश को याद किया और बुदबुदाई, या अल्लाह, अगर सुबह मैं ना निकल सकी तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, इस वजूद को ही मिटा दूंगी। वक्त गुजरता जा रहा था। इस खामोश रात में एक तूफान पल रहा था, एक फैसला जो सुबह होने से पहले होना था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। गांव में गहरी खामोशी छाई हुई थी। कहीं कहीं सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। महरीन अपने कमरे से निकली। धीरे कदमों से वो नीचे आंगन में आई। वो धीरे धीरे बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने आसपास नजरें दौड़ाई और तेज कदमों से गली से निकलकर मेन रोड पर आ गई। प्लान के मुताबिक अविनाश को यहीं होना था। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी सड़क के उस पार उसे अविनाश दिखाई दिया। अविनाश के हाथ में फोन था। उसकी आंखें उसी गली में जमी हुई थीं जहां से महरीन आई थी। वो पिछले 1 घंटे से वहीं मौजूद था, क्योंकि वो जानता था अगर महरीन निकली तो वहां रुक नहीं सकेगी। उसने तुरंत चिराग को मैसेज किया, महरीन आ गई है, रेडी रहो। उसने गहरी सांस ली और अपनी जैकेट सीधी की। महरीन ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और अविनाश के करीब पहुंच गई और अविनाश के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों दौड़ते हुए चिराग की तरफ बढ़े, जो कुछ ही दूरी पर पहले से ही गाड़ी में बैठा था। लेकिन नियति ने उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उन्हें पता नहीं था कि कहीं दूर से 2 आंखें उनको देख रही थीं। ये कोई और नहीं, राशिद का आदमी था, जिसे राशिद ने अविनाश पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी। जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंचे, खतरे की संभावनाएं बढ़ गईं। वो आदमी सब कुछ समझ गया था। उसे समझते देर नहीं लगी कि अविनाश और महरीन गांव से निकलने की फिराक में हैं। उसने तुरंत फोन करके अपने कुछ साथियों को फौरन वहां पहुंचने के निर्देश दिए। जैसे ही महरीन और अविनाश गाड़ी में बैठने जा ही रहे थे कि उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ लोग गाड़ी की ओर दौड़े चले आ रहे थे। उनके हाथ में लाठियां थीं। अविनाश ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और महरीन की अंदर धकेल दिया। फिर वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि पीछे से एक आदमी ने अविनाश का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। वो लोग लाठियां और पत्थर उठाकर अविनाश को मारने लगे। अविनाश ने अपने आप को लाचार महसूस किया, क्योंकि वो अकेला उतने सारे लोगों से लड़ नहीं सकता था। उसके सिर और बाजुओं से खून बहने लगा। वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये सब देखकर महरीन तुरंत कार से बाहर आई और अविनाश के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। इस गहमा गहमी में महरीन के चेहरे से भी कुछ पत्थर टकराए। ये देखकर वो लोग रुक गए, क्योंकि उनको राशिद का सख्त हुक्म था कि महरीन पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। इसी बीच चिराग ने पुलिस हेल्पलाइन को कॉल कर दिया था। रात के सन्नाटे में अब सिर्फ एक ही आवाज बची थी, महरीन की टूटी हुई सांसों की आवाज। अविनाश जमीन पर पड़ा था। सिर के पास खून फैल चुका था। आंखें बंद थीं, जिस्म बिल्कुल बेजान सा। महरीन घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अविनाश का चेहरा थाम लिया और रोते हुए फुसफुसाई, अविनाश प्लीज आंखें खोलो। चिराग ने घबराते हुए आगे बढ़कर अविनाश की कलाई पकड़ी। वो कलाई को पकड़कर कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगा। महरीन ने देखा चिराग का चेहरा गंभीर हो गया था। इसी बीच चिराग ने पुलिस हेल्पलाइन को कॉल कर दिया था। रात के सन्नाटे में अब सिर्फ एक ही आवाज बची थी, महरीन की टूटी हुई सांसों की आवाज। अविनाश जमीन पर पड़ा था। सिर के पास खून फैल चुका था। आंखें बंद थीं, जिस्म बिल्कुल बेजान सा। महरीन घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अविनाश का चेहरा थाम लिया और रोते हुए फुसफुसाई,
अविनाश, प्लीज आंखें खोलो। चिराग ने घबराते हुए आगे बढ़कर अविनाश की कलाई पकड़ी। वो कलाई को पकड़कर कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगा। महरीन ने देखा चिराग का चेहरा गंभीर हो गया था। उसने कांपती नजरों से चिराग को देखा और बोली, क्या हुआ? चिराग कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ इतना ही कहा, पल्स बहुत कमजोर है। महरीन का जिस्म सुन्न पड़ गया। उसकी उंगलियां अविनाश की हथेली में जमी रहीं। वो सिसकते हुए बोली, कुछ करो चिराग, प्लीज, अविनाश को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। तभी दूर कहीं से सायरन की आवाज आई, पहले हल्की, फिर थोड़ी तेज, लेकिन अभी भी बहुत दूर। महरीन ने अविनाश के सीने पर सर रख दिया। उसके होंठ उसके कान के पास कांप रहे थे। तुमने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। उसकी आवाज टूट गई। चिराग ने चारों तरफ देखा। उसे भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। हर सेकंड उन पर भारी होता हुआ लग रहा था। सायरन अब पास आ रही थी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि पुलिस कब पहुंचेगी। सवाल ये था, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? अविनाश की उंगलियों में कोई हरकत नहीं हुई। क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को और इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले एपिसोड का। तभी दूर कहीं से सायरन की आवाज आई, पहले हल्की, फिर थोड़ी तेज, लेकिन अभी भी बहुत दूर। महरीन ने अविनाश के सीने पर सिर रख दिया। उसके होंठ उसके कान के पास कांप रहे थे। तुमने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। उसकी आवाज टूट गई। चिराग ने चारों तरफ देखा। उसे भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दीं। हर सेकंड उन पर भारी होता हुआ लग रहा था। सायरन अब पास आ रही थी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि पुलिस कब पहुंचेगी। सवाल ये था, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? अविनाश की उंगलियों में कोई हरकत नहीं हुई। क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को और इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले एपिसोड का। एपिसोड 61। रात के सन्नाटे को अचानक चीरती हुई पुलिस की सायरन गांव के मोड़ पर आती हैं। वो आवाज सिर्फ सायरन नहीं थी, वो एक ऐलान थी कि इस सड़क पर जो कुछ हुआ वो अंधेरों में दफन नहीं रहेगा। लाल बत्तियां, कच्ची दीवारों, बंद खिड़कियों और खामोश गलियों पर दीवानावार घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच खुद अंधेरे का सीना चीरकर बाहर निकल आया हो। पुलिस वैन के ब्रेक से उभरी टायरों की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वैन से 2 ऑफिसर तेजी से नीचे उतरे। उनके जूतों की आवाज इस खामोश रात में हद से ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। इंस्पेक्टर रैंक का एक ऑफिसर आगे बढ़ता है। उसकी नजर एक पल में सब कुछ देख लेती है। जमीन पर अविनाश पड़ा था। सिर के पास खून फैल चुका था। मिट्टी उसके खून से लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ नीले और आंखें बंद। महरीन उसके पास घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ अभी भी अविनाश के चेहरे पर थे और उंगलियां उसके जबड़े को थामे हुए। जैसे वो हाथ हटा ले तो अविनाश की आखिरी सांस भी टूट जाएगी। तभी अचानक वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और गाड़ी से बाहर जो शख्स निकलता है वो महरीन का मामू था। उसके पीछे पीछे महरीन का होने वाला शौहर राशिद भी गाड़ी से उतरता है। जैसे ही राशिद की नजर अविनाश के बेजान जिस्म पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। वो घबराहट जो सिर्फ तब आती है जब इंसान को एहसास हो जाए कि खेल हाथ से निकल चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर की नजरें चारों ओर घूमी। वो कठोर आवाज में बोला, इसे किसने मारा? तभी 2 कांस्टेबल्स राशिद के आदमियों को पकड़कर सामने ले आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। इंस्पेक्टर ने पैनी निगाहों से उनकी ओर देखा। उनमें से एक आदमी हकलाते हुए बोला, हमें छोड़ दीजिए साहब, हमने राशिद भाई के कहने पर इस आदमी को मारा था। और फिर दूसरा आदमी भी बोल पड़ा, हाँ साहब, राशिद भाई ने कहा था कि इस लड़के को रास्ते से हटा दो।
ये लफ्ज सीधे राशिद के सीने में जा लगे। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। तभी अचानक वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और गाड़ी से बाहर जो शख्स निकलता है वो महरीन का मामू था। उसके पीछे पीछे महरीन का होने वाला शौहर राशिद भी गाड़ी से उतरता है। जैसे ही राशिद की नजर अविनाश के बेजान जिस्म पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। वो घबराहट जो सिर्फ तब आती है जब इंसान को एहसास हो जाए कि खेल हाथ से निकल चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर की नजरें चारों ओर घूमी। वो कठोर आवाज में बोला, इसे किसने मारा? तभी 2 कांस्टेबल्स राशिद के आदमियों को पकड़कर सामने ले आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। इंस्पेक्टर ने पैनी निगाहों से उनकी ओर देखा। उनमें से एक आदमी हकलाते हुए बोला, हमें छोड़ दीजिए साहब, हमने राशिद भाई के कहने पर इस आदमी को मारा था। और फिर दूसरा आदमी भी बोल पड़ा, हाँ साहब, राशिद भाई ने कहा था कि इस लड़के को रास्ते से हटा दो। ये लफ्ज सीधे राशिद के सीने में जा लगे। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। इंस्पेक्टर ने राशिद की ओर देखा, फिर वो महरीन के करीब आया। आप कौन है मैडम? महरीन ने आहिस्ता से अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और अपनी कमर सीधी करते हुए बोली, मेरा नाम महरीन है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक लॉयर हूँ। इंस्पेक्टर चौंका, कहीं आप वो मशहूर एडवोकेट महरीन खान तो नहीं? महरीन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में दर्द था। वो भारी आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, अविनाश की कंडीशन बहुत सीरियस है। मेरे लिए एक एक पल कीमती है। मैं इसे तुरंत दिल्ली ले जाना चाहती हूँ। फिर कुछ सेकंड खामोश रहने के बाद बोली, मैं बाद में वापस आकर आपसे मिलती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने बैग से मुंबई ऑफिस का विजिटिंग कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के हाथ में थमाते हुए बोली, अगर किसी वजह से मुझसे कांटेक्ट न हो सके तो आप मेरी असिस्टेंट प्रिया को फोन कर लीजिएगा, वो मुझसे आपका कांटेक्ट करा देगी। इंस्पेक्टर ने उस विजिटिंग कार्ड को देखा, फिर अविनाश की ओर देखते हुए बोला, ठीक है मैडम, आप समय बर्बाद मत कीजिए। अविनाश को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए और अगर पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ हेल्प चाहिए तो कहिए। फिर उसने अपने कदम मामू और राशिद की तरफ बढ़ाए। उनके करीब जाकर वो बोला, दुआ कीजिए कि ये लड़का बच जाए, वरना आप दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। उसकी आवाज ना तो ऊंची थी न सख्त, लेकिन उसमें कानून का पूरा प्रभाव था। राशिद ने नजरें झुका लीं, उसके होंठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। फिजाओं में रात की खामोशी फिर से छा गई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब ये खामोशी खौफ से भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ कार की लाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। चिराग कार की स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। उसके हाथ सफेद पड़ गए थे और हर मोड़ पर दिल की धड़कन के साथ हाथों की सनसनी बढ़ रही थी। कार की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन सामने आने वाले मोड़, ट्रैफिक के अंधेरे और रात की तन्हाई में खौफ के मंजर सब उसे कार को आगे बढ़ाने के लिए चैलेंज कर रहे थे। महरीन कार की पिछली सीट पर बैठकर अविनाश का सिर अपनी गोद में रखे हुए थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसके हाथ लगातार अविनाश के सीने पर जा रहे थे, जैसे वो उसकी हर धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। चिराग, अविनाश की सांसें धीमी पड़ रही हैं, प्लीज कार की स्पीड बढ़ाओ। उसकी आवाज टूट रही थी। हर लफ्ज में खौफ, दर्द और उम्मीद की मिलीजुली भावना झलक रही थी। महरीन ने अपने दिल की हर धड़कन अविनाश के सीने से मिला दी। वो कांपती आवाज से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने वादा किया था कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कार की स्पीड बढ़ रही थी। हाईवे के किनारे से गुजरती लाइट्स उनके चेहरों पर बार बार पड़ रही थी। महरीन की आंखें अविनाश के चेहरे पर टिकी हुई थी। जैसे ही अविनाश के शरीर में हलचल होती, वो तुरंत उसे सहारा देती। चिराग ने अपने हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर कस लिए। दिल की धड़कन तेज, लेकिन आंखें सड़क पर जमी हुई थी।
रात की खामोशी, कार की रफ्तार और महरीन की टूटती आवाज सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि हर पल सांस रोकता हुआ महसूस हो रहा था। कार में लगने वाला हर झटका, हर मोड़ और हर पल अविनाश की जिंदगी की कश्मकश को और बढ़ा रहा था। महरीन दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, अविनाश की जिंदगी बख्श दे। ये पल डर, हिम्मत और उम्मीद का मिश्रण था। हाईवे के अंधेरे में सिर्फ उनकी कार की रोशनी और महरीन की दुआओं की रोशनी दिखाई दे रही थी। जिंदगी और मौत के बीच एक बार फिर वक्त थम सा गया था और हर सेकंड उनके दिलों की धड़कन में अटका हुआ था। कार दिल्ली शहर में एंटर हो चुकी थी। महरीन ने अविनाश की नब्ज देखी। अविनाश की नब्ज बहुत धीमी चल रही थी और आखिर वो वक्त आ गया। कार हॉस्पिटल के गेट में दाखिल हुई। चिराग ने कार को कैजुअल्टी के एंट्रेंस पर रोकी। वो कार से बाहर आया और दौड़ते हुए काउंटर पर पहुंचा और बोला, डॉक्टर प्लीज स्ट्रेचर दीजिए, बाहर कार में एक पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर तुरंत कार के पास आया। हिस्सा स्टाफ के कुछ लोगों ने तुरंत अविनाश को बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टर ने अविनाश को देखा और बोला, इन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। महरीन और चिराग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं, आंखों में बेचैनी, चेहरे पर दर्द। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। अविनाश को आईसीयू रूम में ले जाया गया। डॉक्टर और एक नर्स भी आईसीयू में दाखिल हो गए। महरीन और चिराग बाहर ही रुक गए। आईसीयू रूम में हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। सफेद दीवारें, चमकता हुआ फ्लोर और मशीन की बीप बीप की आवाज सब मिलकर एक अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थीं। मॉनिटर्स की बीप बीप और दिल की धड़कन का शोर, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी इसी आवाज के साथ चल रहा हो। हर पल, हर सेकंड मशीन की लाइट हल्की सी जलती फिर बुझ जाती, जैसे वक्त खुद सांस रोककर इस जंग का अंजाम देख रहा हो। तभी आईसीयू का दरवाजा धीरे से खुला। डॉक्टर बाहर आए। चिराग और महरीन डॉक्टर की ओर लपके। महरीन ने अपनी सांस रोक ली और सिर्फ इतना ही पूछा, डॉक्टर साहब वो बच जाएगा ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। चेहरा सख्त और आंखों में चिंता की गहरी लकीरें। वो गंभीर आवाज में बोले, उनके सिर पर सीवियर हेड इंजरी है। अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। कोई फैसला करना अभी जल्दबाजी होगी। महरीन का दिल और तेज धड़कने लगा। डॉक्टर के लफ्ज धीरे धीरे उसके दिल को छलनी करते गए, जैसे हर लफ्ज दिल पर भारी होता जा रहा हो। डॉक्टर थोड़ा रुके, फिर से बोले, और अगर उन्हें होश आ भी गया तो ये जरूरी नहीं कि उनकी सारी यादें वापस आ जाएं। शायद कुछ यादें वापस ना आएं। ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा देखा गया है। ये सुनते ही महरीन का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसकी आंखें फैल गई, सांस अटक सी गई। वो और चिराग एक दूसरे की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा, अगर अविनाश ने मुझे नहीं पहचाना तो? उसने आईसीयू रूम में झांका। शीशे के उस पार अविनाश का शरीर बेजान पड़ा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बिल्कुल बेहोश, बस सिर्फ सांसें चल रही थी। महरीन आईसीयू रूम में दाखिल हुई। वो लड़खड़ाते कदमों से अविनाश के बेड के पास पहुंची। उसने अविनाश का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जैसे वो हाथ छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी भी फिसल जाएगी। उसके दिल की हर धड़कन, हर सांस अब दुआ में बदल चुकी थी। अल्लाह, अविनाश को बचा लो। उसने अविनाश के सीने पर अपना सिर रख दिया और फुसफुसाई, तुम बस होश में आ जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब आईसीयू रूम में अगर कुछ था तो सिर्फ उम्मीद और खौफ के बीच लटकता हुआ एक पल। क्या होगा कहानी में आगे? क्या सच में अविनाश अपनी याददाश्त को खो चुका है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।